हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 23 अक्टूबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हम सिलेक्टेड ही लाते हैं और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की संभावना भी 90% तक होती है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 10 से 15 दिन आप हमारी इस क्लास को रेगुलरली फॉलो करके देखें। इसका जो रिजल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में ज़रूर देखेंगे। करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो वक्त के साथ ज़रूर बढ़ता जाएगा, उस पर जो आपकी ग्रिप है बेसिकली वो मजबूत होती जाएगी। ठीक है, तो विद दिस नोट आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और एज़ यूजुअल हम क्लास की शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने जो भी पढ़ा है कुछ उसको यहाँ पर हम एक बार रिवाइज करेंगे। कल का हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, अक्टूबर 2025 में दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय यानी वैक्स म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया। दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय बनाया गया है उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में। ठीक है, याद रखिएगा ये दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली में डिज़ाइन किया गया है। अक्टूबर 2025 में बोलीविया देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीत लिया है? तो रॉड्रिगो पाज बन गए हैं नए राष्ट्रपति बोलीविया देश के लिए। और बोलीविया देश के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसकी 2 कैपिटल्स हैं, पहली है सुक्रे और दूसरी है लापास। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक तौर पर किसे वर्ष 2025 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? ये है स्लोवेनिया देश का ब्लेड। ठीक है, और याद रखिएगा UNWTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, अक्टूबर 2025 में झारखंड के रांची में आयोजित साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या रखा गया है? इसका शुभांकर का नाम है डालमा। और ये इवेंट कब से कब तक होगा? 24 से लेकर 26 अक्टूबर तक ये इसका चौथा एडिशन होने वाला है। WDMMA ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार चीन को पछाड़कर किस देश की वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है? तो ये है भारत। और रैंकिंग के शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे है रूस और तीसरे पे है यहाँ पर भारत। ठीक है, तो भारत ने किसको पछाड़ा है? तो 4th नंबर पे है चाइना यहाँ पर और 5th पे है दक्षिण कोरिया। अक्टूबर 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि के लिए विश्वास योजना का शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ किया है डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने, जो कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं हमारे। अगला है राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 की खनिज समृद्ध श्रेणी कैटेगरी ए में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ये राज्य है मध्य प्रदेश। इसमें टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? पहले पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे है राजस्थान और तीसरे पे है गुजरात। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं बेसिकली। कैटेगरी ए की बात हमने यहाँ पर करी है और कैटेगरी बी में अगर हम देखेंगे तो टॉप मोस्ट स्टेट था इसमें गोवा और कैटेगरी सी में पंजाब पहले स्थान पर रहा। ठीक है, इसके बारे में हमने कल बहुत डिटेल में बात करी थी। भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और DP वर्ल्ड ने किस संयुक्त पहल को शुरू किया है? तो ये है वी राइज पहल, जहां पर वी राइज का फुल फॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रीइमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। अगला प्रश्न था, वर्ष 2025 में मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी के लिए गोल्डन बूट का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं लियोनेल मेसी। और गोल्डन बूट का खिताब किसको मिलता है? जो सबसे ज़्यादा गोल करता है और इन्होंने टोटल 29 गोल्स किए थे। अगला है द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन होगा कतर के दोहा में। 125वीं भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 किस टीम ने जीती है? इसको जीता है मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। किसको हराकर जीती है? तो इसमें उप विजेता थे ईस्ट बंगाल FC। फाइनल मैच इसका कहाँ पर खेला गया? विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगटन कोलकाता में। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय खान मंत्रालय ने किस प्रमुख खनिज को पूर्ण रूप से मेजर मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये है चूना पत्थर। ओके, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। और अगर आप इनको डेप्थ में जाके समझना चाहते हैं, डिटेल में हर क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास अपनी शुरू कर लेते हैं बाकी। और ये सारे एग्जाम्स की लिस्ट है जिनके लिए हमारी ये सीरीज़ बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो अगर आप SSC CGL CHSL MTS CPO या कांस्टेबल GD, इसके अलावा अगर आप स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। साथ ही अगर आप यहाँ पर रेलवे या ग्रुप D पुलिस, पटवारी, UPPCS, दिल्ली पुलिस, इन सब में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर
रेफ़र करिए, क्योंकि ये जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है इसमें हम आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 10 से 15 दिन क्लास करने के बाद कि जो स्कोर है आपका करंट अफेयर्स में वो बढ़ता जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए कि जो हमारी सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो रिलीज़ कर दी गई है हमारी इस वेबसाइट पे। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मौजूद हों, तो इसके लिए आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको हर क्वेश्चन को समझने में आसानी हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक इन सारे क्वेश्चंस को याद रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को हमारी ज़रूर विजिट करिएगा। इसी के साथ चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल किस टीम ने जीता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मोरक्को। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ? तो इसका मेज़बान देश था चिले। कब से कब तक हुआ है? 27 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर 2025 तक। इसकी विजेता टीम रही मोरक्को, और याद रखिएगा पहली बार इन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। 2009 में घाना के बाद अंडर 20 विश्व कप जीतने वाली ये पहली अफ्रीकी टीम बन गई है इसी के साथ। ठीक है, उप विजेता इसके कौन है? अर्जेंटीना, यानी मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर इस ट्रॉफी को जीता है। फीफा की बात करेंगे तो ये है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। अध्यक्ष इसके कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। और फीफा विश्व कप 2026 जो होगा अगले साल, ये कहाँ पर होगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। ठीक है, ये 3 देश जो है मिलकर इसको होस्ट करेंगे। तो आपको याद रखना है कि फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता है मोरक्को ने। किसको हराकर जीता है? तो इन्होंने इस इवेंट में हराया है अर्जेंटीना देश को। ठीक है, फीफा के बारे में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सामने आए हैं 2025 में? सबसे पहले तो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2025 जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ये कब हुआ था? जुलाई में हुआ था। ठीक है, और कौन से देश ने इसको होस्ट किया था? यूएस ने होस्ट किया था। इसकी विनर टीम कौन सी थी? तो चेल्सिया ने इस इवेंट को जीता था। और किसको हरा के जीता था? पेरिस सेंट जर्मन को। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं फीफा वर्ल्ड कप 2025 के बारे में, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 वाला, यानी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2025 का। ये अपकमिंग है, यानी ये नवंबर मंथ में होगा, 3 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फीफा के बारे में, ये आपको याद करना है। इसी के साथ चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़े से खेल पुरस्कार याद कर लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं एक बार 2025 के। इंडियन सुपर लीग 2024-25 के विजेता हैं मोहन बागान सुपर जायंट। इन्होंने किसको हराया इसमें? तो बेंगलुरु एफसी को हराया था। ठीक है, इसी के साथ मोहन बागान सुपर जायंट ने धूम मचाई हुई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीता है भारत ने। किस देश को हरा के? तो न्यूजीलैंड को। 6वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीत लिया है भारत ने ईरान देश को हरा के। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीता है प्रणव वेंकटेश ने। किसको हराया इसमें? मैटिक लेब्रेंसिक को। ठीक है, ये स्लोवेनिया देश से हैं। चिले ओपन 2025 के युगल खिताब जो है जीता है ऋत्विक चौधरी, बोलीपल्ली और निकोलस बैरिये ने, जहां पर जो ऋत्विक चौधरी हैं भारत से हैं और निकोलस कोलंबिया से हैं। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब जीता है अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रेहो ने। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है विदर्भ की टीम ने। तीसरी साबा यानी साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है भारत ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब जीता है कर्नाटका टीम ने। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का शतरंज खिताब जीता है आर प्रज्ञानानंद ने। 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब मिला है पश्चिम बंगाल को। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार हैं 2025 के लिए, इनको आपको ज़रूर याद में रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारत ने जानलेवा श्वसन संक्रमणों से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? इंडिया का पहला इंडिजिनस तरीके से डेवलप्ड एंटीबायोटिक है, जिससे कि आप रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस को कॉम्बैट कर सकते हैं। और आपको बताना है कि इस एंटीबायोटिक का नाम हमने क्या रखा है। इसका नाम रखा गया है नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो ये एक एंटीबायोटिक दवा है, इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। इसे मुंबई स्थित फर्म वॉकहार्ट लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से बनाया है। इसका उद्देश्य क्या है? निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और अन्य गंभीर श्वसन संक्रमणों का प्रभावी उपचार करना। ये जो एंटीबायोटिक है इसको मिकनाफ के नाम से बाजार में लाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये इंडिया की पहली इंडिजिनस तरीके से डेवलप्ड एंटीबायोटिक है। इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। इसी के साथ पिछले दिनों हमने अपना खुद का एक मलेरिया वैक्सीन भी डेवलप कर लिया है। अभी तक जो मलेरिया वैक्सीन इंडिया में यूज़ होती थी वो इम्पोर्टेड थी, यानी बाहर से मंगवाई जाती थी। लेकिन हाल ही में इंडिया ने अपना खुद का मलेरिया वैक्सीन बनाया और इसका नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम है एडफेल्की वैक्स। ठीक है, ये नाम है हमारी मलेरिया वैक्सीन का। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का 90वां सदस्य देश कौन बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 90th स्टेट मेंबर IUCN में कौन बन गया है? आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पे, तुवालू देश। ठीक है, तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में स्थापित ये संगठन प्रकृति और सतत विकास के लिए विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तुवालू IUCN का 90वां राज्य सदस्य और ओशनिया क्षेत्र से 11वां सदस्य बना है। तुवालू का विशेष आर्थिक क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भूमि क्षेत्रफल से हजारों गुना बड़ा है। IUCN की सदस्यता तुवालू जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग ले सकेगा। ठीक है, तुवालू की राजधानी है फूनाफुटी द्वीप और इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और तुवालून डॉलर, दोनों ही यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो तुवालू देश है ये 90th स्टेट मेंबर बन गया है हमारी IUCN का। ओके, IUCN के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये कि IUCN का जो केंटन आर मिलर अवार्ड था, IUCN केंटन आर मिलर अवार्ड, ये इस साल मिला है डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क को, और ये कौन है? डॉक्टर सोनाली घोष। ठीक है, तो इसी के साथ डॉक्टर सोनाली घोष जो हैं वो पहली इंडियन बनी जिन्होंने ये IUCN का केंटन आर मिलर अवार्ड जीता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सोनाली घोष जो हैं वो कौन से पार्क की डायरेक्टर हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क की। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम स्टेट में। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हाल ही में कंडक्ट हुआ है 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक, और कहाँ पर हुआ है? तो अबू धाबी में। ठीक है, तो इवेंट याद रखिएगा कि ये IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है जो कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो अबू धाबी में। ओके, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने उच्च उपज वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए की लागत से कौन सा मिशन शुरू किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया 600 करोड़ रुपए की लागत के साथ, जिससे कि जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है उनकी कल्टीवेशन को हम बढ़ावा देंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास क्रांति मिशन। इस मिशन का नाम रखा गया है कपास क्रांति मिशन। इसकी शुरुआत की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसके लिए जो बजट तैयार किया गया है वो 600 करोड़ रुपए का है। उद्देश्य क्या है? कपास किसानों की आय बढ़ाना, हाई डेंसिटी प्लांटेशन जैसी नई तकनीकें सिखाना और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, जिसमें वस्त्र मंत्रालय प्रमुख भागीदार हैं। केंद्र सरकार द्वारा कपास किसान नामक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया जा रहा है, जिससे कि किसान स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे और सीधे फसल बेच सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कपास क्रांति मिशन, सी ऑप्शन। इसी के साथ पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 इंपॉर्टेंट योजनाएं भी लॉन्च करी थी, और पहली है इसमें PM धन धान्य कृषि योजना। ये क्वेश्चन हमने अभी पिछले हफ्ते ही किया है, और अगर आप इसको पिछले हफ्ते वाली सीरीज में नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप हमारा जो इस हफ्ते का वीकली सेशन हुआ था संडे वाला, उसमें देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा हमने यहाँ पे योजना पढ़ी थी मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ठीक है, दालों के मामले में आत्मनिर्भरता। ये दोनों योजना हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, और इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी चर्चा की हुई है। यहाँ पर टाइम कम है तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, आप हमारा वीकली वाला जो क्लास होता है संडे को, उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दिवाली के मौके पर राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस अभियान के तहत 4.82 करोड़ रुपए मूल्य के चीनी पटाखे जब्त किए हैं? तो किस ऑपरेशन के तहत डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सीज किया है चाइनीज फायर क्रैकर्स को वर्थ 4.82 करोड़ रुपीस? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑपरेशन फायर ट्रेल। इसका नाम है ऑपरेशन फायर ट्रेल। दिवाली के मौके पर राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन फायर ट्रेल नामक अभियान के तहत 4.82 करोड़ रुपए मूल्य के चीनी पटाखे जब्त कर लिए हैं। ये कार्रवाई मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह पर की गई, जहां एक 40 फुट के कंटेनर को रोका गया था। ठीक है, DRI की बात करेंगे तो इसका गठन हुआ था 1957 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में।
और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो ऑपरेशन फायर ट्रेल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था दिवाली के मौके पर, तो ऑपरेशन फायर ट्रेल को। इसी के साथ इस साल का अगर हम वन ऑफ द फेमस ऑपरेशन देखें तो वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इस साल की शुरुआत में और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप याद रखिएगा कि इसको पहलगाम अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, राइट। पहलगाम अटैक जो जम्मू कश्मीर में हुआ था उसके बाद ही इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। इस दौरान 2 इंपॉर्टेंट फीमेल हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुई थी और इनके नाम आपको पता होने चाहिए। पहली हैं कर्नल सोफिया कुरैशी। आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी किस इवेंट से रिलेटेड हैं, तो ये ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड हैं। और दूसरी हैं यहाँ पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये दोनों लोग बहुत हाईलाइटेड हुई थी, बहुत चर्चे में आ गई थी आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर, राइट। अगला प्रश्न है, इसरो के चंद्रयान 2 ने किस उपकरण की मदद से चंद्रमा के ब्रह्ममंडल पर सौर कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पहली बार सफलतापूर्वक पता लगाया है। इसरो के चंद्रयान 2 का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसने कि हाल ही में सक्सेसफुली डिटेक्ट किया है द इम्पैक्ट ऑफ सोलर कोरोनल मास इजेक्शन ऑन द ल्यूनर एग्जॉस्फीयर। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ट्रेस 2, ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ट्रेस 2 का फुल फॉर्म क्या है? चंद्राज एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर 2। यह चंद्रयान 2 के लैंडिंग मॉड्यूल विक्रम पर स्थित उपकरण है और जब सूर्य से कोरोनल मास इजेक्शन चंद्रमा से टकराया तो चंद्रमा के ब्रह्ममंडल में दबाव काफ़ी बढ़ गया है, तभी इसका पता लगा। इस अवलोकन से चंद्रमा के ब्रह्ममंडल और पतले वायुमंडल तथा उसकी सतह पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव को समझने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था हमारा? 22 जुलाई 2019 को। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और इसके लिए हमने कौन सा रॉकेट यूज़ किया? तो GSLV Mk3 M1 रॉकेट। ठीक है, रॉकेट आपको ज़रूर याद रखना है हर इवेंट का कि पर्टिकुलर जो मिशन है वो हमने किस रॉकेट से लॉन्च किया। सिमिलरली पिछले दिनों निसार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। कौन से 2 कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन है ये? तो इंडिया और USA का, राइट। इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो और USA की स्पेस एजेंसी है नासा। इन दोनों ने मिलकर इस निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया था। किस रॉकेट का यूज़ करते हुए? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन्होंने GSLV F16 रॉकेट का यूज़ किया था इस इवेंट के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में जापान के पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज़ कलाकार कौन बन गई हैं? फर्स्ट वॉइस एक्टर कौन है जिन्होंने रिसीव किया जापान का पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड? इनका नाम है मसाको नोजावा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मसाको नोजावा जापान के प्रतिष्ठित पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली आवाज़ कलाकार हैं। उन्हें सम्मान एनिमे उद्योग और जापानी संस्कृति में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया गया। वो ड्रैगन बॉल में गोकू के किरदार को आवाज़ देने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इस पुरस्कार के साथ उन्हें 3.5 मिलियन येन वार्षिक पेंशन भी प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो ये कौन है? ये है मसाको नोजावा। ठीक है, इसी के साथ जापान के बारे में हमने एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या पढ़ा था? जापान से एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है मासाकी काशीवारा। ये क्यों न्यूज़ में आए थे इस साल? क्योंकि इन्होंने रिसीव किया है नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम एबल प्राइज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये पहले व्यक्ति हैं जापान से जिनको कि एबल प्राइज़ दिया गया। इनका नाम है मासाकी काशीवारा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई? आंसर है बी ऑप्शन, देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड सरकार और AI इंडिया फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? AI के क्षेत्र में राज्य की नवाचार क्षमता और निवेश संभावनाओं को बढ़ावा देना। यह आयोजन आगामी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का प्री समिट है जो 19 से 20 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 भारत की AI फॉर ऑल दृष्टि को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पहल 3 प्रमुख सूत्रों पर आधारित है। कौन कौन से? पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, यानी ट्रिपल P। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन है 2025 का, ये कहाँ पर हुआ है? देहरादून में। AI के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको याद रखने हैं। पहली बात तो हमने कल पढ़ी थी कि जो अल्बानिया देश है इन्होंने अपना पहला AI मंत्री नियुक्त किया है और इसका नाम इन्होंने रखा है डायला। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एम्स दिल्ली है उन्होंने एक AI बेस्ड अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है नेवर अलोन। ठीक है, और क्यों लॉन्च किया था? ताकि जो स्टूडेंट्स में सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस पर रोकथाम लगाई जा सके। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन का AI बेस्ड एप्लीकेशन है? तो एम्स दिल्ली का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
अक्टूबर 2025 में 8 पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला का छठा पोत का नाम है BY528 मगदाला कहाँ पर सफलतापूर्वक जलावतरित किया गया है? तो इसका जलावरण हो गया है कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड में। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। BY528 जो है ये भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 8 पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला का छठा पोत है। इसके निर्माता कौन है? इसका स्वदेशी डिजाइन और निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। इन जहाज़ों का उद्देश्य है तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाना और उनको नष्ट करना। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए कुल 16 पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटर क्राफ्ट स्वदेशी रूप से निर्मित किए जा रहे हैं। इसमें से 8 का निर्माण GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और शेष 8 का निर्माण CSL द्वारा किया जा रहा है। भारत का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज कौन सा है? INS अरनाला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी ऑप्शन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। पे ऑप्शन में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भी है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या सामने आया था? हाल ही में इसको मिनी रत्ना का स्टेटस मिला है। ठीक है, तो ये हमारी मिनी रत्ना कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 रेस यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? US ग्रैंड प्रिक्स के विनर साबित हुए हैं मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेड बुल के लिए खेलते हैं। तो 2025 की फॉर्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स रेस का खिताब नीदरलैंड के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है। मैक्स वर्स्टैपेन ने रेड बुल टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करी और लैंडो नॉरिस तथा ऑस्कर पियास्त्री को पछाड़ दिया। ठीक है, तो US ग्रैंड प्रिक्स जो हुई हाल ही में, इसके विनर हैं मैक्स वर्स्टैपेन। इसी के साथ पिछले दिनों ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी हुई थी इस साल की शुरुआत में, और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन थे? इसके विनर थे लैंडो नॉरिस जो कि मैक्लारन के लिए खेलते हैं। ठीक है, तो जितनी भी ग्रैंड प्रिक्सेस होती हैं उसमें आपको विनर का नाम पता होना चाहिए और किसके लिए खेलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में तीसरी भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के सचिवों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? यह 3rd एडिशन था इंडिया सेंट्रल एशिया सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग का, और ये हुआ है किर्गिस्तान के बिश्केक में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस बैठक में भारत और 5 मध्य एशियाई देशों ने भाग लिया। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने। चर्चा का मुख्य विषय क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और अफगानिस्तान की स्थिति था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किर्गिस्तान के बिश्केक में ये इवेंट हुआ है। किर्गिस्तान की बात करेंगे तो ये एक कंट्री है जो कि सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है और यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? सोम। इसकी कैपिटल है बिश्केक। ठीक है, इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारी सम्मेलन की लिस्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं 2025 में, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है SCO शिखर सम्मेलन 2025, इसकी मेज़बानी करी चीन के तियानजिन शहर ने। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी करी है नीदरलैंड्स के हेग ने। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के लिए होस्ट रहा ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो, और जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में होने वाला है ये 18वां एडिशन होगा और इसका मेज़बान होगा भारत। शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है चीन के किंगदाओ शहर में। 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हो रहा है? आंसर है महाराष्ट्र के पुणे में। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र को होस्ट किया है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 को आयोजित किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और इसके लिए विषय रखा गया था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 के लिए होस्ट था फ्रांस, और इसमें भाग लेंगे खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करी भारत ने। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण कहां पर हो रहा है? UAE के अबुधाबी में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 को होस्ट किया है गुजरात के गांधीनगर ने। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मेलन की लिस्ट है 2025 के लिए, आपको इनको जरूर याद में रखना है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 महिला एकल में कौन सा पदक जीता है? तो BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स 2025 की हाल ही में कंक्लूड हो गई हैं, और इसमें जो है इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर हैं तन्वी शर्मा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 के महिला एकल वर्ग में रजत पदक जीता है। ये भारत के लिए 17 वर्षों के बाद विश्व जूनियर चैंपियनशिप में मिला पहला पदक है। फाइनल मुकाबले में तन्वी शर्मा को थाईलैंड की खिलाड़ी अन्यापत फिचित प्रिचासक के खिलाफ 7-15, 12-15 से हारकर सामना करना पड़ा। कहाँ पर ये इवेंट हुआ है? तो असम के गुवाहाटी शहर में, और ये इसका 25वां संस्करण था। ठीक है, तो याद रखिएगा तन्वी शर्मा ने इस इवेंट में हमारे लिए सिल्वर मेडल जीता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी।
और हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और देख सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य देश कौन सा बना है। दूसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। और तीसरा प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 महिला एकल में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आपको आज की क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी जाके कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।